हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स का होता है, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ट्रांसपिरेशन का। तो ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक, फिर यार तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि अगर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो उसको तो इवापोरेशन बोलते हैं, पर आप यहाँ पर तो ट्रांसपिरेशन बता रहे हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन में थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है ना, ये एक वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो हमारा इवापोरेशन होता है बच्चों, जो हमारा इवापोरेशन होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है। और खास बात क्या है कि इवापोरेशन होने के लिए कोई पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी वाटर का इवापोरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। ठीक है, तो अंतर समझ में आया कि ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन में अंतर क्या है। अंतर बस इतना है कि ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। जब ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है। यहां पर हेडिंग हमारा है कि काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करना है। बच्चों, पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कौन सा? पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा होता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दूसरा होता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरा होता है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन किधर से होगा? क्यूटिकल की तरफ से होगा। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होगा? लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। और लेंटिसेल्स के बारे में आपको पता होगा, जब हम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी के लास्ट पेज में लिखा हुआ है कि जो हार्ड वुडी प्लांट्स होते हैं उनके बार्क के अंदर क्या होता है? लेंटिसेल्स, जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में अंतर क्या है और ट्रांसपिरेशन कितने तरह का होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है ट्रांसपिरेशन का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से थ्योरीज इन्वॉल्व हैं इन ट्रांसपिरेशन में। देखो, जो ज्यादातर ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, इसलिए तुम्हें बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि मोस्टली ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक, तो अब हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादातर बात किसके बारे में करेंगे बच्चों? ज्यादातर बात हम करेंगे किसके बारे में? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम कि मैकेनिज्म क्या होता है ट्रांसपिरेशन का। देखो, मैकेनिज्म कुछ यूं होता है, जैसे मान लो कि हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों? क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को भी लिख देते हैं हम कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है बच्चों? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे क्या होता है? जाइलम। जाइलम के नीचे क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे क्या होता है? ये कहां चला गया? एयर स्पेस। और उसके नीचे क्या होता है तुम्हारा? फ्लोएम हो गया, एयर स्पेस हो गया। देखो, इस फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं ना कि स्पोंजी, स्पोंजी फ्लोएम। कैसा फ्लोएम? स्पोंजी फ्लोएम। और क्या बोलते हैं? स्पोंजी पेरेन्काइमा। बच्चों, क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इसके पास में होता है। किसके पास में? फ्लोएम के जस्ट नीचे। और उसके नीचे क्या होता है? एयर स्पेस। और एयर स्पेस के नीचे क्या होता है? बोलते हैं हम लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। ठीक, और उसके नीचे क्या होता है? स्टोमेटा। तो ये जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे लेबल करते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। बात करना है हमें मैकेनिज्म का। होता क्या है? देखो कि सबसे पहले होता है वाटर का डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन होता है? वाटर का डिफ्यूजन होता है। कहां से? लीफ से। कहां से? लीफ से। तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले मीजोफिल सेल के अंदर, किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर क्या आता है बच्चों? पानी आता है। कहां से आता है? जाइलम से। कहां से आता है बच्चों? जाइलम से आता है।
जब जाइलम से मेसोफिल सेल के अंदर पानी आ गया, इसका मतलब क्या है वही समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा पानी आया मतलब कि सोल्यूट का अमाउंट कम। जब सोल्यूट का अमाउंट कम हो गया बच्चों, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी तो कम हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको हम डीपीडी बोलते हैं, आखिर डीपीडी होता क्या है? डीपीडी एक तरह से सक्शन प्रेशर है। इसका मतलब क्या होता है कि कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है उस सेल को। और डीपीडी का डेफिनेशन क्या देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नॉन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो हमें पता है कि इस डिफ्यूजन का दूसरा नाम भी क्या है? सक्शन प्रेशर। और सक्शन का मतलब क्या होता है? शक करना, मतलब कितना पानी वो लेगा। तो चलो यहां पर जाइलम से मेसोफिल सेल के अंदर पानी जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका डीपीडी और इसका ओपी दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। देखो यार, हमें ये बात पता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, हमें ये बातें पता है कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। और हाई वाटर पोटेंशियल से, वाटर पोटेंशियल किसको बोलते हैं बच्चों? साई डब्ल्यू। हाई वाटर पोटेंशियल से कहां पर होता है? लो वाटर पोटेंशियल में होता है। ठीक, इतनी बात ठीक रही। अब जब डीपीडी और ओपी कम हो चुका है, इसका मतलब कि ये क्या करेंगे? वाटर को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को, एक सेकेंड, क्या करेंगे? वाटर को रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे ही ये वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को रिलीज करेंगे, कहां पर? कहां पर बच्चों? इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। कहां पर? इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? इसके वजह से, और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर वेपर का डिफ्यूजन हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के वजह से। किसके वजह से? ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के वजह से। मैंने सिंपल से आपको मैकेनिज्म क्या बताया है कि मेसोफिल सेल के अंदर जाइलम से पानी आएगा। जाइलम से पानी आएगा तो क्या होगा कि उसका डीपीडी और ओपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब डीपीडी और ओपी कम हो जाएगा तो वो क्या है? वाटर को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहां वाटर वेपर जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। किसके थ्रू जाएगा? तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। तीसरा क्या होता है कि वाटर वेपर का सिंपल डिफ्यूजन कहां पे? इंटरसेलुलर स्पेसेस से आउटर। कहां? आउटर। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है यार? अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि लीफ से क्या करना है? वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को बाहर निकाल देना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया था? पहले हमने इंटरसेलुलर स्पेसेस में ले गए। कहां पर? इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर वेपर को ले गए, और फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से वो कहां चला गया? हमारे एनवायरमेंट में। कहां चला गया? हमारे एनवायरमेंट में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें कौन कौन से थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन से थ्योरी इन्वॉल्व होती हैं? उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे अभी कि ये जो स्टोमेटा का खुलना है और स्टोमेटा का बंद होना है, ये आखिर होता कैसे? स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना आखिर ये होता कैसे? एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, चलो यहाँ साइड में बात करते हैं। ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ। ओहो, व्हाइट मार्कर, यहाँ पे लाइन खींच दिया। देखो क्या होता है एक्चुअली, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के पास देखो होता क्या है? गार्ड सेल्स होता है। क्या होता है? गार्ड सेल्स होता है। और इस गार्ड सेल का खास बात क्या है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके पास क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होता है। जब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस भी तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स के अंदर जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। और खास बात क्या है कि इस गार्ड सेल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स, जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि रेडियली अरेंज्ड
सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। रेडियली अरेंज्ड कौन होते हैं? सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। आखिर इन सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये सेल को इलोंगेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सेल को इलोंगेट करवाते हैं। तो पहला काम क्या है इनका? सेल इलोंगेशन। अब सेल को इलोंगेट करवाते हैं, फिर दूसरा काम क्या है इनका? कि ये प्रिवेंट करते हैं स्टोमेटा के सेल्स को कि क्रॉस वाइज ये इलोंगेट ना हो। तो क्या बोलेंगे? प्रिवेंट क्रॉस वाइज इलोंगेशन ऑफ गार्ड सेल्स। क्रॉस वाइज इलोंगेशन नहीं होने देते। देखो अल्टीमेटली ये सारे प्रोसेसेस किस लिए हो रहे हैं? स्टोमेटा को खोलने के लिए हो रहा है। देखो अब होगा क्या कि जैसे ही गार्ड सेल का ओपी और डीपीडी बढ़ेगा, जैसे ही गार्ड सेल का क्या होगा? ओपी और डीपीडी बढ़ेगा। ओपी और डीपीडी बढ़ने का मतलब क्या है? कि कंसंट्रेशन सोल्यूट का गार्ड सेल के अंदर ज्यादा हो गया है। इसका मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? इसके अंदर आएगा क्या? पानी। इसके अंदर क्या आएगा? पानी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी का मूवमेंट लोअर डीपीडी से कहां जाता है? लोअर डीपीडी से कहां होता है? हाई डीपीडी के अंदर। तो डीपीडी यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब पानी क्या होगा? अंदर आएगा। जब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा कि गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे। गार्ड सेल क्या कर जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे। और जैसे ही गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे तो उनके लेंथ में भी तो इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीज लेंथ जब बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा स्टोमेटा क्या हो गया बच्चों? ओपन हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि गार्ड सेल स्वेल क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? टर्जिडिटी आ गया। क्या आ गया? टर्जिडिटी। तो बोलते हैं ना कि गार्ड सेल टर्जिड होता है तभी जाके स्टोमेटा ओपन होता है। तो चलो रट्टा तो तुमने मार लिया कि गार्ड सेल टर्जिड होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन क्या तुम्हें उसके पीछे की मैकेनिज्म पता थी? अब पता चल गई ना। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल का जैसे ही ओपी और डीपीडी हाई होता है तो पानी उसके अंदर एंट्री लेता है। पानी उसके अंदर एंट्री कहां से लेता है? जो उसके साइड में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इसको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, वहां से उनको वाटर मिल जाता है। फिर क्या हो जाता है कि गार्ड सेल स्वेल कर गया तो उसके लेंथ में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। लेंथ में जब इंक्रीमेंट हो गया तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट है ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम करता है आपका कौन? सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स। तो इसको आप नोट कर लेंगे और फिर हम देखते हैं कि स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर जगह काम में आएगा, चाहे वो आपका 12th क्लास हो, 11th क्लास हो या फिर बीएससी एमएससी का एंट्रेंस हो, हर जगह काम आता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं हम स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। देखो सबसे पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि ये जो भी थ्योरीज हैं सारी की सारी बस एक ही इनका एम है। इनका एम क्या है कि कैसे करके स्टोमेटा को ओपन करना है। क्या करना है? स्टोमेटा को ओपन करना है। अब स्टोमेटा को ओपन करना है इसका मतलब क्या है कि गार्ड सेल्स के ओपी और डीपीडी पे ध्यान देना पड़ेगा। ओपी और डीपीडी पे क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो ये जो थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है? पीएच के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन पीएच ऑफ, किसके पीएच के ऊपर बेस्ड है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। किसके ऊपर बेस्ड है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम के पीएच के ऊपर बेस है। देखो होता क्या है कि यहां पर स्टार्च शुगर में बदलेगा या फिर शुगर स्टार्च में बदलेगा। तो ये जो स्टार्च से शुगर का बनना है या फिर इस शुगर से इस स्टार्च का बनना है, सॉरी ये पीएच डिपेंडेंट है। जब पीएच 7 होता है, जब पीएच 7 होता है तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? शुगर के अंदर। और जैसे ही पीएच 5 हो जाता है वैसे ही ये शुगर कहां कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च के अंदर। तो होता क्या है बेसिकली यहां पर
स्टार्च हमें पता है कैसा है बच्चों, इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। और शुगर कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। मतलब कि हमें इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है, और इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मस्त तरीका है, क्या, हाइड्रोलाइसिस। होगा क्या कि स्टार्च साहब किसके साथ मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। किसके साथ मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल जाएंगे, और इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। और इससे बन जाएगा हमारा क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अगर तुमने अच्छे से ग्लाइकोलाइटिक पाथवे पढ़ा हो तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, किसके थ्रू, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज के थ्रू हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है समझ में। तो ये है बेसिक आइडिया, ठीक है। और ये जो सारा तामझाम है, ये सारा तामझाम है, एक सेकेंड यार, बच्चों क्या हो गया ये। और ये जो बच्चों सारा तामझाम है, ये तामझाम हो कब रहा है, दिन में। कब हो रहा है ये, दिन में। तो क्या होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। क्या होगा ड्यूरिंग डे टाइम, क्या होगा ड्यूरिंग डे टाइम, क्या होगा कि CO2 का अमाउंट कम होगा। अब डे टाइम पे CO2 का अमाउंट कम क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करके क्या बना रहा है, उससे भोजन बना रहा है। तो CO2 का अमाउंट जब कम होगा, इसका मतलब क्या है कि pH बढ़ेगा। जैसे ही pH बढ़ेगा, ये सारी बातें कहां हो रही है, गार्ड सेल के अंदर, ध्यान रखना ये बात, ये सारी बातें कहां पर हो रही हैं, गार्ड सेल के अंदर। अब जैसे ही CO2 का अमाउंट कम हुआ, pH बढ़ा। जब pH बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बोलेंगे कि फेवर कर रहा है किसको, हाइड्रोलाइसिस को। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा गार्ड सेल के अंदर। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वाटर का एंट्री हो रहा है। देखो वाटर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। और जैसे ही वाटर इंटर कर जाएगा, स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यही है, हर थ्योरी में हम बस यही देख रहे होंगे कैसे स्टोमेटा को खोलना है। अच्छा स्टोमेटा खुल गया है, बंद भी तो होगा। इसके रिवर्स कर दोगे इस प्रोसेस को तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। रात जैसे होगा CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। CO2 का अमाउंट ज्यादा मतलब pH का अमाउंट कम, मतलब pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। जब pH का वैल्यू कम हो गया तो हाइड्रोलाइसिस को फेवर करेगा, नहीं करेगा। जब हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा रहेगा तो हमें पता है कि पानी अंदर जाएगा नहीं, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आई बात समझ में, एक बार फिर मैं एक लाइन में बता रहा हूं, होता क्या है बेसिकली कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है और शुगर भी स्टार्च में कन्वर्ट होता है। अगर स्टोमेटा को ओपन कराना है तो हमें स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा शुगर में। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं हम कब, pH जब 7 होता है तभी वो कन्वर्ट होता है। हेल्प कौन करता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम हेल्प करता है। कैसे, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं हम थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड कैसे काम करते हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर सुगर्स इन गार्ड सेल्स। देखो सारी बातें गार्ड सेल्स के अंदर ही चल रही है। होता क्या है, देखो वही सिंपल सा फंडा है कि फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, CO2 का अमाउंट कम होगा। जब CO2 का अमाउंट कम होगा तो pH का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब pH का अमाउंट बढ़ जाएगा बच्चों तो कौन बनेगा, मैलिक एसिड। क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा। और ये मैलिक एसिड बनेगा तो क्या देगा, प्रोटॉन्स देगा। क्या देगा, ये हमें प्रोटॉन्स देगा। और ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे,
प्रोटॉन्स क्या करेंगे, जाकर के एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन एक्सचेंज पंप को एक्टिवेट कर देंगे। प्रोटॉन एक्सचेंज पंप को एक्टिवेट कर देंगे। जब ये एक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा, H प्लस कहां जाएगा, H प्लस जाएगा हमारे एपिडर्मल सेल्स में, और जो K प्लस था वो कहां जाएगा, गार्ड सेल्स में। जिसके वजह से क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है बच्चों, पानी अंदर आएगा, और पानी अंदर आएगा मतलब स्टोमेटा खुल जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो मैलिक एसिड बना है कैसे बनेगा, हमारा जो HCO3 माइनस है वो कंबाइन करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, किसके प्रेजेंस में, PEP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, PEP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। और यही मैलिक एसिड काम यहां से चल रहा है। तो सिंपल सा बात है क्या कि फोटोसिंथेसिस दिन में होगा तो CO2 का अमाउंट कम होगा, CO2 का अमाउंट कम होगा मतलब कि pH बढ़ेगा, और जब pH बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कराएगा। मैलिक एसिड बनता कैसे है, बाइकार्बोनेट आयन जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, तो बनता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड एसिड है तो वो क्या देगा, हमें प्रोटॉन देगा। वो प्रोटॉन क्या करते हैं कि जाकर के एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन एक्सचेंज पंप को एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक्टिवेट कर देते हैं तो H प्लस कहां जाता है, एपिडर्मल सेल्स में, और पोटेशियम जाता है गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में पोटेशियम एक्यूमुलेट होकर क्या करता है कि वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर पानी अंदर जाएगा। अब जब पानी अंदर जाएगा तो वो स्वेल कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे तो क्या होगा, उनके इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन करवाएगा कौन, सिल्वर माइक्रोफाइब्रिल्स, और जब इलोंगेशन हो गया तो स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लोज करवाना है, इस प्रोसेस को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो क्या है, स्टोमेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इतना बात आई समझ में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, H प्लस K प्लस एक्सचेंज पंप। H प्लस K प्लस एक्सचेंज पंप। अभी पिछले थ्योरी में तुमने क्या देखा कि जैसे जैसे K प्लस का एक्यूमुलेशन हुआ गार्ड सेल्स के अंदर तो क्या हुआ, डे टाइम में तो क्या हुआ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया इसका मतलब क्या है कि वाटर अंदर जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि K प्लस एक्यूमुलेट होते हैं। K प्लस आयन कहां पर एक्यूमुलेट होते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर। K प्लस आयन कहां पर, गार्ड सेल्स के अंदर। फिर होता क्या है कि जो H प्लस है, H प्लस कहां जाते हैं, बाहर जाते हैं, आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स। ठीक, गार्ड सेल से बाहर कहां पर जाते हैं वो, सब्सिडरी सेल्स में। कहां पर जाते हैं, सब्सिडरी सेल्स में। और ये जो K प्लस होता है ये कहां आते हैं, इन, कहां से, फ्रॉम सब्सिडरी सेल्स। कुछ नहीं हो रहा, बहुत सिंपल। H प्लस कहां जा रहा है, गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स के अंदर, और K प्लस कहां आ रहे हैं, गार्ड सेल्स के अंदर, कहां से, सब्सिडरी सेल से। मतलब सिंपल सा है कि अगर ये रहा तुम्हारा गार्ड सेल और ये रहा तुम्हारा सब्सिडरी सेल, तो ये गार्ड सेल इसको क्या दे रहा है बच्चों, H प्लस, और ये सब्सिडरी सेल्स इसको क्या दे रहा है, K प्लस। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये फॉलोड होता है किससे, क्लोरीन माइनस आयन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि जो H प्लस और K प्लस का जो एक्सचेंज होता है इसको फॉलो कौन करता है, तो क्या बोलोगे तुम, क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन फॉलो कर रहा है तो ये एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्सचेंज का प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें एटीपी लगता है, क्योंकि इसमें एटीपी लगता है, इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है।
तो यहाँ पर जो एटीपी लग रहा है, आखिर ये एटीपी आता कहाँ से होगा? हमें पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, ये कहां से आ रहा है, क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां से एटीपी मिल जाएगा। और क्या है यार, सबसे मस्त चीज हमारा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से भी तो हमें एटीपी मिलता है। तो बेसिकली हुआ क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। बेसिकली हुआ क्या कि K प्लस Cl माइनस और ऑर्गेनिक एसिड मिलकर के क्या किए, तीनों मिलकर के क्या किए कि वाटर पोटेंशियल को घटा दिए। क्या किए, वाटर पोटेंशियल को घटा दिए। जब वाटर पोटेंशियल घट, अच्छा ये हुआ कब, डे टाइम में। हुआ कब, डे टाइम में। जब वाटर पोटेंशियल घट गया तो क्या होगा, वाटर का एंट्री होगा। और जब वाटर एंट्री करेगा तो सेल का इलोंगेशन होगा। और जब सेल इलोंगेशन होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। खास बात यहां पर क्या था यार, देखो ध्यान देने वाला कि जो चीज तुमने इस पिछले थ्योरी में पढ़ा था, ये यहां पर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में, तो यहां पर भी तो ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। H प्लस K प्लस एक्सचेंज पंप के टाइम पे भी तो बनेगा। क्यों, क्योंकि जब K प्लस आयन है यहां पर, ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है अंदर, तो यहां पर क्या है कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या है कि पीएच वगैरह अगर दिन में हो रहा है तो पीएच भी हाई होगा, तो एसिड का सिंथेसिस वो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि K प्लस तो है ही, Cl माइनस भी है, उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक एसिड भी है। और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सोल्यूट के कंसंट्रेशन को गार्ड सेल्स के अंदर बढ़ा रहे हैं। और जब गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट कम होगा। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया, पानी अंदर गया, पानी अंदर जाके सेल को इलोंगेशन हुआ। सेल का इलोंगेशन किसके वजह से हुआ, तो वो जो सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली अरेंज थे वो क्या किए, सेल को इलोंगेट कराए। और जब सेल को इलोंगेट कराया तो क्या हो गया, स्टोमेटा हमारा ओपन हो गया। क्लोज कराना, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा टेलीग्राम है, वहां पर जुड़ना ना भूले। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।